नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसकी सुंदरता की कथाएं आज भी सुनी जाती हैं। एक ऐसी रानी जो न केवल अपने सौंदर्य से बल्कि अपनी चतुर बुद्धि से भी सत्ता पर नियंत्रण रखती थी। सत्ता पाने के लिए इसने अपने दोनों छोटे भाइयों से शादी भी की थी और यही नहीं, मात्र राजगद्दी पाने के लिए अपने दोनों भाइयों और बहन की हत्या भी करवाती थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सत्ता पर काबिज रहने के लिए न केवल एक बल्कि दो महान सम्राटों को अपने आकर्षण में बांध लिया था। दोस्तों, यह सब करने के बाद भी उसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर रानी के रूप में याद किया जाता है। यह कहानी है मिस्र की सबसे चतुर, साहसी, बुद्धिमान और सबसे सुंदर रानियों में से एक रानी क्लियोपैट्रा की। तो कहानी को डिटेल में जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपको आरंभ से अंत तक बांधे रखेगी। पर दोस्तों, इन सब बातों को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियोपैट्रा यह नाम न केवल सौंदर्य बल्कि राजनीति और शक्ति का प्रतीक था। लोगों को लगता है कि क्लियोपैट्रा मिस्र की थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह मिस्र की थी ही नहीं। उनकी जड़ें ग्रीक और मैसेडोनियन वंश से जुड़ी थी। वह टॉलेमी वंश की सदस्य थी, जो सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियोपैट्रा का परिवार मिस्र पर शासन कर रहा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे ग्रीक भाषा बोलते थे और खुद को ग्रीक परंपरा से जोड़कर देखते थे। परंतु क्लियोपैट्रा ने मिस्र की जनता का दिल जीतने के लिए उनकी भाषा सीखी और मिस्र की संस्कृति को अपनाया। और यही नहीं, क्लियोपैट्रा ने खुद को देवी आइसिस का अवतार यानी सच्ची मिस्र की देवी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे जनता के बीच में पूजी जाने लगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपैट्रा अपने समय की सिर्फ एक ऐसी टॉलेमी शासक थी जिसने मिस्र की भाषा सीखी थी। वह 69 ईसा पूर्व के शाही परिवार में जन्मी थी, परंतु यह शाही परिवार अंदर से टूट चुका था। जब उसके पिता राजा टॉलेमी 12वें औलेतेस की मृत्यु हुई, क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी। तब राजगद्दी उनके छोटे भाई टॉलेमी 13वें को मिली, पर यह युवा लड़की हार मानने वाली नहीं थी। क्लियोपैट्रा को किसी भी हाल में राजगद्दी चाहिए थी। अपनी छोटी उम्र के भाई टॉलेमी 13वीं के साथ सह शासक बनने के लिए क्लियोपैट्रा को मिस्र के कानून के अनुसार अपने ही छोटे भाई, जो उस समय महज 10 वर्ष का था, उससे विवाह करना पड़ा। क्लियोपैट्रा, जो अब मिस्र की सह शासक बन चुकी थी, उसे अब सत्ता पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती थी और इसी कारण उसका अपने तत्कालीन छोटे भाई और पति टॉलेमी 13वें से के साथ मतभेद होने शुरू हो गए और अंततः टॉलेमी 13वें ने क्लियोपैट्रा को देश से निर्वासित कर दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि सत्ता की भूख कैसी होती है। जब क्लियोपैट्रा निर्वासन में थी, तब उनकी छोटी बहन ऑर्सिनोए ने अपने भाई टॉलेमी 13वें का समर्थन किया और स्वयं को मिस्र की रानी घोषित कर दिया। पर क्लियोपैट्रा एक ऐसी रानी थी जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जो किसी भी षड्यंत्र का निर्माण कर सकती थी। और सत्ता की भूखी क्लियोपैट्रा ने जल्द ही को अपने भाई को हटाने की योजना बनाई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी उम्र में क्लियोपैट्रा ने यह कैसे किया। तो इसका जवाब है राजनीतिक चालें और रोमन साम्राज्य की मदद। क्लियोपैट्रा ने रोमन साम्राज्य की मदद कैसे हासिल की, ये किस्सा भी बड़ा चौंकाने वाला है। उस समय रोम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था और क्लियोपैट्रा ने इस मौके को पहचाना। जब उनका भाई उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जूलियस सीजर की मदद लेने की योजना बनाई। कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्लियोपैट्रा सीजर से कैसे मिली। जब जूलियस सीजर टॉलेमी 13वें और क्लियोपैट्रा के बीच चल रहे गृह युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, तो क्लियोपैट्रा को उनसे मिलने का कोई सीधा तरीका नहीं मिला, क्योंकि उनका भाई हर जगह पहरा बैठाए हुए था। तब उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई, खुद को एक आलीशान कालीन में लपेटकर सीजर के महल में भिजवा दिया। और दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जब सीजर ने उस कलीन को खोला तो उसमें से निकली एक आकर्षक, बुद्धिमान और आत्मविश्वास से भरी रानी। सीजर क्लियोपैट्रा को देखते ही उसकी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी इस मुलाकात ने दोनों के बीच में प्रेम संबंध को जन्म दिया। उसी रात से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सीजर ने क्लियोपैट्रा का समर्थन किया। उन्होंने क्लियोपैट्रा को मिस्र की कानूनी शासक घोषित किया। टॉलेमी 13वें ने इसका विरोध किया और सीजर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सीजर ने टॉलेमी 13वें को पराजित कर दिया। इसके बाद क्लियोपैट्रा पुनः मिस्र की शासक बनी और उनके साथ सीजर के पुत्र सिजेरियन का जन्म हुआ।
क्लियोपैट्रा का भाई टॉलेमी तेरहवां अलेक्जेंड्रिया के युद्ध के बाद नील नदी से भागने की कोशिश में डूबकर मारा गया, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि उसकी हत्या क्लियोपैट्रा के आदेश पर करवाई गई थी। जब क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर की मदद से टॉलेमी 13वें को हरा दिया तो उसने अपनी छोटी बहन ऑर्सिनोए, जिसने स्वयं को मिस्र की रानी घोषित कर दिया था, उसे बंदी बना लिया। क्लियोपैट्रा ने शुरुआत में ऑर्सिनोए को निर्वासित कर दिया था, लेकिन जब उसे लगा कि वह रोम में ऑगस्टस का समर्थन लेकर उसके लिए खतरा बन सकती है तो उसने उसे भी मरवा दिया। ऑर्सिनोए को क्लियोपैट्रा के आदेश पर एफेसस, जो आज तुर्की में है, एक मंदिर के बाहर क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। सत्ता बचाने के लिए क्लियोपैट्रा ने अपने ही दूसरे छोटे भाई टॉलेमी 14वें से शादी कर ली। टॉलेमी 14वें की उम्र उस टाइम लगभग 12 साल की थी और अब क्लियोपैट्रा अपने दूसरे छोटे भाई टॉलेमी 14वें के साथ मिस्र की सह शासक बन गई, लेकिन असली शक्ति क्लियोपैट्रा के हाथों में ही रही। टॉलेमी 13वें की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा की स्थिति मिस्र में पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। यहाँ हम आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताते चलते हैं कि क्लियोपैट्रा ने टॉलेमी 14वें से शादी तब की जब उनका जूलियस सीजर के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। ये शादी सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए की गई थी और आप जानकर हैरान होंगे कि क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर की औपचारिक शादी कभी भी नहीं हुई थी। बाद में सत्ता में खुद को मजबूत करने के लिए क्लियोपैट्रा ने अपने दूसरे भाई टॉलेमी 14वें को भी मरवा दिया और अपने बेटे सीजरियन को सिंहासन पर बिठाया। पर दोस्तों रुकिए जरा, कहानी अभी बाकी है और इसमें और भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आने वाले हैं, इसलिए कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। क्लियोपैट्रा केवल शक्ति और राजनीति की रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि अपने सौंदर्य का उपयोग कैसे करना है। उसने पहले अपने आकर्षण से जूलियस सीजर को अपने पक्ष में कर लिया और उसका संपूर्ण समर्थन प्राप्त किया, परंतु जब रोम में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई तब उसने शीघ्र ही एक नए राजा मार्क एंटोनी को अपने मोहपाश में बांध लिया। क्योंकि जूलियस सीजर की हत्या के बाद क्लियोपैट्रा को एक और शक्तिशाली साथी की जरूरत थी और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोम के सबसे प्रभावशाली जनरल्स में से एक मार्क एंटोनी थे। दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा की पहली मुलाकात किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं थी। जब मार्क एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को बुलाया तो क्लियोपैट्रा ने अपनी भव्यता से उसे पूरी तरह चौंका दिया। क्लियोपैट्रा सोने से जड़ी नाव में बैठकर इत्र और फूलों की खुशबू से घिरी हुई थी। देवी एफ्रोडाइट जैसी पोशाक पहनकर उसके पास पहुंची। मार्क एंटोनी तुरंत उनके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने क्लियोपैट्रा के लिए रोम तक छोड़ दिया और मिस्र में उसके साथ रहने लगे। क्लियोपैट्रा और एंटोनी ने विवाह कर लिया और उनके 3 बच्चे हुए। पर आपको क्या लगता है, यह प्रेम असली था? क्या क्लियोपैट्रा ने सिर्फ सत्ता के लिए मार्क एंटोनी को इस्तेमाल किया? आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक नहीं बल्कि दो महान सम्राटों को अपने प्रेम में डुबोने वाली क्लियोपैट्रा विश्व की सबसे चतुर महिला थी। दोस्तों, अब इस वीडियो का ही नहीं बल्कि हर एक की जिंदगी का अहम सवाल, क्या क्लियोपैट्रा का यह सौंदर्य और चतुराई उसे हमेशा जीवित रख सके? क्या आप जानते हैं कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। जहाँ से क्लियोपैट्रा की कहानी शुरू हुई थी वहीं उसका अंत भी लिखा गया। रोम के नए सम्राट ऑक्टेवियन ने मार्क एंटोनी को हरा दिया और जब क्लियोपैट्रा को ज्ञात हुआ कि मार्क एंटोनी पराजय से दुखी होकर आत्महत्या कर चुका है, तब उसने भी एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। क्लियोपैट्रा ने एक विषैले सर्प से अपनी मृत्यु सुनिश्चित की। कहा जाता है कि उसने एक सांप से अपनी बाह पर डिसवाया और उसके विष से उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार एक ऐसी रानी जो न केवल सौंदर्य बल्कि राजनीति और चतुराई का अद्भुत उदाहरण थी, इस संसार से विदा हो गई। और क्लियोपैट्रा के अंत के साथ ही टॉलेमिक डायनेस्टी का भी अंत हो गया। इस डायनेस्टी के आखिरी सदस्य क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर के बेटे सीजरियन को यानी टॉलेमी 15वें को भी ऑक्टेवियन ने मरवा दिया और मिस्र पूरी तरह से रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपैट्रा की सत्ता पे काबिज रहने की एक विस्तृत कहानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।